दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, नए परिवहन कानून को लेकर बस और ट्रक ड्राइवर्स का देश भर में प्रदर्शन। आम जनता परेशान, पेट्रोल और डीजल की हो गई कमी। दरअसल केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन को लेकर बस और ट्रक ड्राइवर्स देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। विरोध प्रदर्शन में ट्रक ड्राइवर्स और डंपर चालकों ने चक्का जाम कर दिया है, जिसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि देश में कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई है। इन ड्राइवर्स का कहना है कि कानून को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ये गलत है। इसी मांग को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ट्रक चालकों ने सड़कों पर अपने अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं और चक्का जाम कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर हाल ही में नए कानून बनाए हैं। इसके तहत अगर कोई ट्रक ड्राइवर या डंपर ड्राइवर या बस चालक किसी शख्स को कुचलकर भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उसके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान रखा गया है। इससे पहले आरोपी ट्रक ड्राइवर को कुछ दिनों के भीतर जमानत मिल जाती थी। हालांकि पुराने कानून में भी 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। इसी के विरोध में ट्रक ड्राइवर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रक चालकों ने सड़कों पर अपने अपने ट्रक खड़े करके चक्का जाम कर दिया है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और रायपुर में भी ट्रक ड्राइवरों ने कर दी हड़ताल। दरअसल जम्मू कश्मीर में करीब 1500 तेल टैंकर और 600 गैस टैंकर चलाने वाले ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। केंद्र शासित प्रदेश में तेल की किल्लत हो सकती है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से चंडीगढ़ के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। चंडीगढ़ में हड़ताल की वजह से कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। इसकी वजह से सड़कों पर भी जाम लग गया है। आपको बता दें कि वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदा ट्रकों की हड़ताल को मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है, मगर यह गलत है। इसका संबंध संसद में पास नए कानून से है, न कि व्हीकल एक्ट से। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने ट्रक चालकों की हड़ताल के मद्देनजर पुलिस से बाजार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। महाराष्ट्र के बुलठाड़ा में समृद्धि हाईवे पर एक लाइन से ट्रक खड़े नजर आ रहे हैं। विरोध के चलते पेट्रोल पंप और टोल प्लाजा भी खाली पड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर, मनरेगा पेमेंट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा सरकार ने नए साल पर दिया क्रूर तोहफा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा के भुगतान के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी एबीपीएस को अनिवार्य बनाने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे देश के सबसे गरीब परिवारों को नए साल का क्रूर तोहफा करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नए साल में प्रधानमंत्री ने देश के सबसे गरीब परिवारों को क्रूर तोहफा दिया है। उन्होंने मनरेगा के तहत काम करके बुनियादी आय प्राप्त करने वाले करोड़ों गरीबों से उनका अधिकार छीन लिया है। कांग्रेस पार्टी उनके इस तोहफे की कड़ी निंदा करती है। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार को गरीबों को उनके कल्याण से वंचित करने के लिए आधार को हथियार नहीं बनाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। बोले सतर्क रहें नहीं तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। अब बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से केंद्र सरकार के जरिए की जा रही गतिविधियों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश भर की मस्जिदें भरी हुई होनी चाहिए। ओवैसी के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। ओवैसी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का हवाला देते हुए कहा कि वो जगह जहां पर हमने बैठकर 500 सालों तक कुरान की तिलावत की, आज वो हमारे हाथों में नहीं है। युवा लोगों, क्या आपको नहीं दिख रहा कि 3-4 मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। सालों की मेहनत के बाद आज हमने अपना मुकाम हासिल किया है। आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने युवा मुस्लिमों को एकजुट और अलर्ट रहने को कहा है। ओवैसी ने कहा कि अपने सपोर्ट और ताकत को बनाए रखें, अपनी
अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। ऐसा हो सकता है कि ये मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज का युवा जो कल का बूढ़ा व्यक्ति होगा वो खुद को आगे रखेगा और इस बारे में गंभीरता से सोचेगा कि वो अपने परिवार की और अपने शहर और अपने पड़ोस की मदद कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि एकता एक बड़ी शक्ति है, एकता एक वरदान है, इसे बनाए रखें। हैदराबाद सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ओवैसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अमित मालवीय ने कहा कि 2020 में सचिवालय के निर्माण के लिए हैदराबाद में 2 मस्जिदों, मस्जिद मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन शहर से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अमित मालवीय ने सवाल किया है कि तब ओवैसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर अब संजय राउत ने बोला जबरदस्त हमला। बोले लोगों के मन में जो डर पैदा किया जा रहा है ये राजनीति है। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि लोगों के मन में जो डर पैदा किया जा रहा है ये राजनीति है। अयोध्या में राम मंदिर जरूर बना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी और धार्मिक स्थान पर जाकर कब्जा करेगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर भी जबरदस्त हमला किया और अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। संजय राउत ने यह भी कहा कि पार्टी जल्द ही चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। राम मंदिर के अभिषेक समारोह के निमंत्रण पर सवालों का जवाब देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने समाचार एजेंसी एनआई से कहा कि अब केवल एक चीज ही बची है कि बीजेपी घोषणा करेगी कि भगवान राम चुनाव के लिए उनके उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। अगली बड़ी खबर, दयानिधि मारन के फिर से बिगड़े बोला। बीजेपी आईटी विंग को बताया बेरोजगार नाई। दरअसल डीएमके सांसद दयानिधि मारन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुबानी जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। हाल ही में उत्तर भारतीयों पर विवादित बयान देने के बाद उन्होंने बीजेपी आईटी सेल विंग की तुलना बेरोजगार नाइयों से कर दी है। उन्होंने कहा कि जैसे बेरोजगार नाई बिल्लियों के बाल काटने के लिए उन्हें पकड़ते हैं, उसी तरह बीजेपी की आईटी विंग पुराने वीडियो अपलोड करके दूसरों को निशाना बनाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने में शामिल बीजेपी के लोग समाज में हंगामा पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। उत्तर भारतीयों और अन्य वरिष्ठ डीएमके नेताओं से जुड़ी उनकी टिप्पणी के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि बेरोजगार नाई बिल्ली के बाल काटने के लिए उसे पकड़ लेते हैं। ये लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे नेशनल लेवल पर ट्रेंड करा रहे हैं, किसी तरह से हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। खासकर बीजेपी आईटी सेल विंग वाले लोग इसमें शामिल हैं जो कभी सफल नहीं होंगे। डीएमके नेता मारन की बेरोजगार नाइयों वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये टिप्पणियां डीएमके की अभिजात्य और जातिवादी मानसिकता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि डीएमके फिर से इस पर उतर आई है। सनातन हिंदू धर्म, उत्तर भारतीयों और हिंदी का अपमान करने के बाद मारन अब नाइयों का अपमान कर रहे हैं। वो अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखा रहे हैं। माफी मांगने के बजाय वो उत्तर भारतीय भाइयों और बहनों पर उनके बयानों को फैलाने और उन पर प्रतिक्रिया देने वालों को बेरोजगार नाई का काम कहते हैं। इसके साथ ही शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा किसानों, मैकेनिकों आदि के साथ में फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। क्या वो बताएंगे कि क्या ये बयान मोहब्बत की दुकान का हिस्सा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग का फार्मूला कर लिया तैयार। 9 राज्यों में गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी। कल मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। दरअसल इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में गठबंधन करने जा रही है। इसके साथ ही पंजाब में गठबंधन की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। मामले पर कांग्रेस प्रदेश इकाइयों से चर्चा कर चुकी है और रिपोर्ट लगभग बनकर तैयार है, जो कल सौंप दी जाएगी। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों से बात करेगा।
अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबरें मात्र मीडिया क्रिएशन है। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने किया बड़ा खुलासा। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। इस बीच खबर आई है कि इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने अब इन बातों को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मीम अफजल ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबरें मात्र मीडिया क्रिएशन है। आपको बता दें कि वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के टॉप नेताओं और बिहार के मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक हो सकती है। इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सहमति बन सकती है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। इस बैठक को लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम बताया गया था। इस बात की भी खबरें आई कि कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी इस संबंध में राय ली है। इसके अलावा शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी इस संबंध में बात की गई है। दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तभी से नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें आने लगी थी। हालांकि अब मीम अफजल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का कोई भी प्लान नहीं है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बोले 2024 बहुत महत्वपूर्ण होगा। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह नया साल 2024 बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि रामलला अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे और आम चुनाव होंगे और दोनों ही शुभ होंगे। शहर के रामघाट इलाके में स्थित अपने आवास पर पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में पुजारी ने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि न सिर्फ शांति बल्कि राम राज्य आ रहा है, रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। उन्होंने एक चौपाई को अद्वितीय करते हुए कहा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सत्येंद्र दास ने कहा कि दुख पीड़ा तनाव सब समाप्त हो जाएगा और हर कोई खुश होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे और लोकसभा चुनाव होंगे और दोनों ही शुभ होंगे। अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन मामले पर डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सरकार चाहती है कि विपक्षी सांसद भी विधुड़ी और ब्रजभूषण की तरह करें बर्ताव। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने विपक्ष के 14 सांसदों के संसद से निलंबित रहने के बीच सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार शायद चाहती है कि विपक्षी सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरह बर्ताव करें, जो कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के करीब 100 और राज्यसभा में 46 सांसदों को हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन से निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दें कि विपक्ष के ज्यादातर सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया था और 29 दिसंबर को सत्रावसान के साथ ही उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था। लेकिन राज्यसभा के 11 और लोकसभा के 3 सदस्य अब भी निलंबित हैं। इन सांसदों के निलंबन रहने के कारण आगामी बजट सत्र में उनके भाग लेने के बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार शायद ये चाहती है कि विपक्षी सांसद भी विधुड़ी और ब्रजभूषण की तरह बर्ताव करें। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को हाथ लगी एक और बड़ी जीत। वाईएस शर्मिला वाईएसआर टीपी का कांग्रेस पार्टी में करेंगी विलय। दरअसल तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो आधिकारिक तौर पर इस सप्ताह के अंत तक दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होंगी। सूत्रों का कहना है कि वाईएस शर्मिला को राज्यसभा, एआईसीसी महासचिव और आंध्र प्रदेश के पीसीसी की पेशकश की गई थी। शर्मिला कांग्रेस के ऑफर पर सहमत हो गई हैं। बता दें कि इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पार्टी शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी को फिर से खड़ा करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि फिलहाल वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करने जा रही हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।